हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज हालांकि पूरा देश कर्नाटक के इलेक्शन के रिजल्ट्स देख रहा है और जो कुछ वहां हुआ है या हो रहा है उस पर नजर आप लोगों की होगी, लेकिन आपकी नजर महाराष्ट्र से भी नहीं हटनी चाहिए। महाराष्ट्र में क्या कुछ हो सकता है, कैसे हालात हो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि ईडी सरकार जिसे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं, वो कहीं खतरे में आती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक कह दिया है कि गवर्नर जो उस वक्त थे भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने गलत फैसले लिए थे। ये गलत फैसले कहने का मतलब ये है कि इलीगल है, और सिर्फ ये बात कही है कि अगर उद्धव ठाकरे अपने आप इस्तीफा ना देते तो ये सरकार दोबारा रीइंस्टेट हो सकती थी। तो ऐसी फ्रेजाइल सरकार, ये फैसला, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या कुछ सरगर्मियां हैं, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट सरफराज आरजू साहब, जो हिंदुस्तान डेली उर्दू अखबार के एडिटर हैं और एक लंबे अरसे से मुंबई में रहते हैं, वहां के हालात जानते हैं। सरफराज आरजू साहब, वेलकम है आपका मीडिया जी स्टार वर्ल्ड जनाब। को आपने जी, वक्त दिया। शुक्रिया। आप ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ सरगर्मियां हैं, दोनों तरफ से रिएक्शंस कैसे हैं, और उस सब का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, कैसा लगता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इत्मीनान बख्श किसी तौर पे नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म का हल पेश नहीं किया है। उसने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पेश किए हैं कि गवर्नर कोश्यारी साहब ने ये जो किया वो गलत था, या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसका इस्तेमाल जो है वो उसमें जो है सरकार गवर्नर को अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहिए। और ये जो है फैसला पार्टियों के अंदरूनी जो इख्तिलाफात हैं उनमें जो है गवर्नर को कोई टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इस किस्म की बातें तो कह दी गई हैं, लेकिन जो उम्मीद थी कि वो या तो जो 16 एमएलए जिनको डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही थी उसके बारे में भी जो है कोई फैसला नहीं हुआ। ये स्पीकर के सवाबदीद पे छोड़ दिया गया है कि वो इस सिलसिले में जो है एक रीजनेबल टाइम जिसको कहते हैं। अब ये रीजनेबल टाइम भी जो है आपने कोई टाइम की लिमिट तय नहीं की। क्या आप कह सकते थे कि 15 दिन में आप फैसला कर दीजिए या 21 दिन में फैसला कर दीजिए, या स्पेशल इजलास बुला के जो है असेंबली का आप इसका जो है कोई निवारण कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये स्पीकर पर छोड़ दिया गया। अब स्पीकर जो है वो खुद अपने आप में जो है वो एक पार्टीसन एक पार्टी है, वो एक फरीक है, और उस फरीक से आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो जो है फैसला सामने वाले फरीक के हक में करेगा, इस बात की गुंजाइशें कम नजर आती हैं। क्योंकि ये लोग कोई ना कोई बहाना निकाल के अपने जो एमएलएज हैं जिनको डिस्क्वालीफाई करने की नोटिसेस दी गई हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन को जो है वो रद्द कर सकते हैं, और उनकी जो है रद्द अभी तक तो डिस्क्वालीफाई हुए ही नहीं है वैसे भी, लेकिन उनको जो है एक तरह से नई जिंदगी मिल रही है। और उनको सिरे से जो है असेंबली से मेंबरशिप से खारिज कर दिए जाए, इस बात के इम्कानात बहुत कम है। अ, हो सकता है कोई वाया मीडिया निकाला जाए, लेकिन जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो इस बात पर बज़िद है कि स्पीकर जो हैं हमारे वो जल्द अज जल्द फैसला करें और डिस्क्वालिफिकेशन के मामले पे जो है अपना फैसला जो है अवाम के सामने पेश करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पीकर जो है इस तरह के दबाव में आके काम करेंगे। उन्होंने कह भी दिया है कि मैं किसी दबाव के तहत काम नहीं कर सकता। इसके मायने ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से और अपनी रफ्तार से ही चलेंगे, चाहे कितना ही वक़्त उसमें जो है लग जाए। अच्छा, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये सरकार जो है वो मॉरल कोई अब इख्तियार नहीं रहा है, हक नहीं रहा है सरकार में रहने का। और ऊपर से तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी और अमित शाह जी जिंदाबाद हैं। तो इसके बीच में कुछ लोगों का समझना यह है कि महाराष्ट्र में
जितना फैसला ये आया जिसे आप अधूरा फैसला कह रहे हैं, और इसे कहा भी जा सकता है अधूरा फैसला इसलिए कि कोई रिलीफ उस तरह से डायरेक्ट नहीं मिला, तो जी। क्या इसके सियासी मानी महाराष्ट्र के लोग कैसे समझ रहे हैं? महाराष्ट्र का जो मीडिया है उन्होंने आज एडिटोरियल्स जी। किस तरह के लिखे हैं, क्या कुछ है? हाँ, उनका भी कहना यही है कि ये जो फैसला है, इससे आइंदा के लिए जो डिसेंट होता है या पार्टी से बगावत होती है या दल बदलने का जो मामला होता है, उस पर तो कहीं न कहीं रोक लगेगी। लेकिन ये मुस्तक़बिल में होने वाली चीज़ें हैं। जो हो चुका है उसके बारे में जो है कोई बात अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं उभर कर आई है। सुप्रीम कोर्ट के ने इस बात की जानिब इशारा किया है कि जो मेंबरान असेंबली पार्टी के कंधों पर चलकर जो है असेंबली में पहुँचते हैं और उसकी साख का इस्तेमाल करते हैं, उसके वसाइल का इस्तेमाल करते हैं और इस एक तरह से जो है उस पार्टी का जो है पूरा फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग असेंबली में पहुँचने के बाद इस बात का हक नहीं रखते कि वो उस पार्टी को जो है लात मार दें और अपना जो है अपनी पार्टी बदल दें और किसी और ग्रुप में या किसी और पार्टी में शामिल हो जाएँ। तो इस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो वाज़ेह है। अब ये इसका इतलाक़ लेकिन होगा उस वक़्त जब आइंदा कभी किसी और रियासत में या कहीं और जब है इस तरह की बात हो कि पार्टी के से कुछ मेंबरान को जो है तोड़ा जा रहा है या तोड़ लिया जाए, उस वक़्त तो ये बात तो समझ में आती है कि उसका इतलाक़ हुआ तो फिर वो लोग जो हैं जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की ज़द में आएँगे। लेकिन अब तक जो हुआ है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, उसपे जो है इस चीज़ से कोई ख़ास बेनिफिट हासिल नहीं होगा। हालाँकि उद्धव ठाकरे के जो लोग हैं, वो स्पीकर से बार-बार कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जो है इस बारे में फैसला कीजिए। एक चीज़ जो और हुई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के व्हिप के बारे में भी जो है एक बहुत ही वाज़ेह बात कर दी है कि पार्टी के व्हिप जो है, यानी वो जो हुक्म चलाएगा असेंबली में मेंबरान पर, वो शख्स जो है वो मेंबरान असेंबली का मुंतखब करदा नहीं होना चाहिए। वो पार्टी तय करेगी कि व्हिप कौन होगा। तो ये जो फैसले का ये हिस्सा जो है कि पार्टी तय करेगी कि व्हिप कौन होगा, उसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने जो शिंदे ग्रुप के जो व्हिप हैं गोगावले, उनको जो है उनके उनके इंतखाब को इल्लीगल करार दे दिया है। तो पार्टी का व्हिप जो है वो तो अब बदल सकता है और अगर पार्टी का व्हिप बदल जाएगा और अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप का आदमी अगर व्हिप वो बनाए नामज़द किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त जो है स्पीकर को जो है कोई फैसला करने में यकीनन रुकावट पेश आ सकती है। क्योंकि स्पीकर उस वक़्त इतने आज़ाद नहीं होंगे, उनको पार्टी के व्हिप का भी जो है फैसला को मद्देनज़र रखना होगा और उसी की बुनियाद पर जो है अपना फैसला करना होगा। अच्छा, तो ये ये जो एक हाँ। जी, ये सरकार जी, बदलने के बाद में कुछ जो महाराष्ट्र में कुछ लोकल गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है, शहरों के अपने म्युनिसिपैलिटीज वगैरह के जो इलेक्शंस हुए हैं जी, उसमें और बाई इलेक्शंस में उसमें भी बीजेपी काफी हद तक एक तरह से नाकाम रही है। तो ओवरऑल यकीनन। मूड अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको क्या लगता है ओवरऑल मूड किस तरफ जा रहा है? चूंकि 2024 बहुत ही अहम है बीजेपी के लिए, और कर्नाटक के रिजल्ट जो होंगे वो तो असर डालेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र का यकीनन। असर भी बहुत बड़ा होने वाला है। आपको को क्या लगता है कि महाराष्ट्र में लोगों का ओवरऑल मूड और पार्टियों का जो एमवीए है उनका इत्तेहाद, जी। ये दोनों चीजें क्या चलेंगी, कैसा क्या है उसमें, थोड़ा सा आप बता हुँ, सकें? हुँ। हाँ, इसमें इसका एक तो नतीजा ये होगा कि एमवीए के जो मुख्तलिफ ग्रुप थे, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, तो एनसीपी में जो पिछले हफ्ते तक जो गड़बड़ चल रही थी और जो बगावतें सर उठा रही थी और अजित पवार जो हैं वो पार्टी को तर्क करने पर जो है आमादा नज़र आ रहे थे। अब मैं समझता हूँ कि वो तूफ़ान जो है वो थम जाएगा और शरद पवार साहब के ने जो जिस तरह पार्टी की बागडोर एक बार फिर सँभाली है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि एमवीए में जो है कोई दरार पड़ेगी या
कोई ग्रुप जो है अलहदा हो जाएगा। वो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि अब अ, शिंदे सरकार जो है वो ये कह रही है कि उनकी मॉरल विक्ट्री हुई है और उनको जो है अब कोई जो है हटा नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके हक में फैसला कर दिया है। उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया है, चाहे वो उसका दूसरा भी रुख निकाला जा सकता है। लेकिन अब वो जो है जिसको कहते हैं ना कि जम कर बैठ गए हैं और जमकर बैठने के माने ये है कि वो अब अगर उनके 15-16 एमएलएस को जो है का मामला उसमें पड़ा भी रहे, अधर में पड़ा भी रहे, तो भी जो है वो उनको पार्टी असेंबली में जो है अक्सरियत से जो है वो हाथ नहीं धोएंगे। अक्सरियत उनके साथ रहेगी, तोड़-जोड़ करके जो है वो लोग अपनी सरकार को बनाए रखने में कामयाब हो जाएँगे और ये काम करने में जो है अब उनको एनसीपी की ज़रूरत नहीं है। अब उनको जो है अजित पवार साहब की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है और पार्टी में जो है शिंदे सरकार को जो है लगता है कि अब वो अगले इलेक्शन तक जो है उनको हिलाया नहीं जा सकता। तो ये जो तब्दीली है और रही बात इसकी कि भई अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या चाहते हैं, तो इसमें तो हमने फिर देखा कि उद्धव ठाकरे ने भी जो है चैलेंज किया है कि अगर आप स्पीकर साहब अगर फैसला नहीं करते और अगर ये सरकार जो है अपने तौर पे इस्तीफ़ा नहीं देती, तो ये अवाम के सामने अपने एजेंडे को लेकर आए और अवाम को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। तो ये बात जो है ये सिर्फ़ उस एतमाद के बाद ही पैदा होती है, जहाँ उन्हें इस बात का यकीन हो कि आम वोटर जो है, वो उनके हक़ में फैसला करेगा और उनके साथ जाने के लिए तैयार होगा। अच्छा, जी। वैसे क्या मीडिया के रुख में कोई तब्दीली जो महसूस हो रही है कुछ आपको? क्योंकि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कर्नाटक के जैसे सर्वे आए, उसके साथ-साथ जी, कुछ जिसे आम तौर पर और यकीन के साथ गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी जी, थोड़ा-सा जी। लड़खड़ाने लगी है। सरकारें बदलने के वक़्त में मीडिया को रीएडजस्ट करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि जी। अभी कुछ सूरत-ए-हाल बदलती हुई नज़र आ रही है महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर और मुल्क भर में बीजेपी के आरएसएस के सिलसिले में? आपको शायद इस बात का एहसास होना चाहिए कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ 1 नहीं 2 बड़े फ़ैसले किए। एक हुँ। फ़ैसला किया हुकूमत महाराष्ट्र के ताल्लुक से, दूसरा फ़ैसला किया हुकूमत दिल्ली के ताल्लुक से। जी, 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 जी। और वो जो चपत लगी है, वो ज़्यादा शदीद और ज़्यादा बड़ी चपत है, क्योंकि जी। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, हुँ, तमाम इख्तियारात जो हैं वो उसके हाथ में होना चाहिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या गवर्नर हो या हुँ, उनके बिठाए हुए लोग हों, उनकी बात जो है वो मुक़द्दम नहीं हो सकती। हुँ, तो आप अगर देखें तो ये जो ट्रेंड जो था कि गवर्नर्स जो हैं वो मुंतखब सरकारों के कामकाज में रोड़े लगा रही हैं और उनको जो है बात को आगे बढ़ाने का मौका नहीं दे रही हैं। आपको तो ये भी मालूम होगा कि 2-3 रियासतों की सरकारें जो हैं सुप्रीम कोर्ट गई हैं गवर्नर्स के फैसले के खिलाफ और गवर्नर्स के खिलाफ कि भई हम अ, अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, हमने जिस चीज़ को मंज़ूर किया है, हमने जो बिल पेश किया है, उस बिल को जो है स्वीकृति देने में और उसको जो है उस पर दस्तखत करने में जो है गवर्नर साहब जो हैं वो खामख़ा के लिए इतनी ताख़ीर करते हैं और ये ताख़ीर जो है ये इससे जो है अवाम का नुकसान हो रहा है। तो केजरीवाल के मामले में कल के फैसले के बाद जो है गवर्नर्स को भी जो है ज़रा होश के नाख़ुन लेने पड़ेंगे और हर काम में जो जिस आज़ादी के साथ और जिस धड़ल्ले के साथ ये लोग मुदाखलत कर रहे थे, उस पर भी जो है कहीं न कहीं उनको रोक लगानी पड़ेगी। तो ये जो 2 फैसले हैं, इनकी वजह से मीडिया का रुख भी जो है, वो उसमें तब्दीली आएगी क्योंकि आप महाराष्ट्र के मामले में तो चलिए आप फिर भी कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे पर जो है खुद तनकीद का निशाना बना सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मामले में जो फैसला किया है, उसमें तो जो गोदी मीडिया भी जो है, उसको या तो दूसरी तरफ देखना पड़ेगा या खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। तो मीडिया के रुख में भी जो है कहीं न कहीं तब्दीली आएगी। हालाँकि ये तब्दीली बहुत नुमायाँ नहीं होगी, बहुत वाज़ेह नहीं होगी।
लेकिन फिर भी इस चीज को जो है टाला नहीं जा सकता और इस चीज को है आप छुपा नहीं सकते। ये रोज़े रोशन है की तरह आया है और सब पर ये चीज वाजे हो गई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो चाहे कुछ भी हो अपने आप में तुर्रम खां हो कुछ भी हो, लेकिन आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के सामने उनको जो है सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। अच्छा, महाराष्ट्र में वो मैं बात फिर वहीं पे आ रहा हूँ, चूंकि और जरा गहराई से समझना चाहता हूँ कि वहाँ अब इस वक्त के मूड को देख करके, पब्लिक मूड को देख करके, चूंकि जी। एकनाथ शिंदे आज तक वो अपनी पार्टी के ऑफिस नहीं जा सके, उनका पार्टी में कोई बेस उस तरह से कोई मजबूत कहीं नजर नहीं आता। 2024 बिल्कुल सर पर है। क्या जी। 2024 में वहां के आम तौर पर वोटर बीजेपी के खिलाफ जाएंगे या कहीं कोई कुछ और काम कर जाएगा? चूंकि आमतौर पर नॉर्थ के रियासतों में मंदिर मस्जिद ये वो सब चीजें चला करके इलेक्शन जीत लिए जाते हैं। महाराष्ट्र में जी। क्या लगता है मूड? महाराष्ट्र में जो है वो सबसे जो अहम मुद्दा रहता है वो ये कि महाराष्ट्र जो है वो दिल्ली के आगे कभी सरनगू नहीं हुआ। दिल्ली के आगे जो है वो सर नहीं झुकाएगा और महाराष्ट्र जो है उसकी अस्मिता जो है उसको जो है इस तरह पेश किया जाता है कि ये जंग जो है बीजेपी जो है वो अमित शाह और मोदी और शुमाल की पार्टी है और वो जो है महाराष्ट्र को जो है ज़ेर करना चाहती है और इस तरह की बातें की जाती हैं कि जैसे बम्बई को जो है अलग किया जा सकता है महाराष्ट्र से या बम्बई की हैसियत को जो है तब्दील किया जा सकता है। इस किस्म के इश्यूज जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा चलते हैं और यही बात जो है इसी बात को जो है कैश करने के लिए शिवसेना और एनसीपी वगैरह जो भी हैं ये लोग जो है हमेशा तैयार और आमादा नजर आते हैं क्योंकि महाराष्ट्र का वोटर जो है इस मामले में बहुत हसास है। देखिए आपने देखा होगा कि वो औरंगजेब और शिवाजी वाला मामला जो है उसको यहाँ पर रिक्रिएट किया जाता है और वो रिक्रिएट करने के मायने ये है कि हमेशा यहाँ पर औरंगजेब को जो है वो कहीं ना कहीं शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा और शिवाजी के जो अनुयायी हैं और उनके जो मानने वाले हैं वो किसी किस्म की जिसपे कहते हैं ना उनके सर पर कुछ थोपा जाए उसको जो है वो कबूल नहीं करेंगे। तो ये अंडर करंट जो है महाराष्ट्र में रहेगा और आप देखिएगा कि इसके असरात जो हैं वो बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आएँगे और बीजेपी को कहीं न कहीं जो है सुकड़ना और अपने आप को समेटना पड़ेगा। और शिवाजी महाराज के जो सपोर्टर्स हैं वो कम्युनल जी। नहीं है, कम से कम। हाँ, वो पहले हुआ करते थे जब शिवाजी को एंटी मुस्लिम कैरेक्टर बना के पेश किया जाता था। लेकिन बाद में जो शिवाजी के मानने वाले हैं और उन पर जिन लोगों ने रिसर्च की और जब उन लोगों ने असल जो वहाँ पे शिवाजी के दौर के जो मामलात थे, उनको जब वाज़ेह किया कि शिवाजी की फ़ौज में मुसलमान थे, शिवाजी के बॉडीगार्ड मुसलमान थे, शिवाजी की बहरिया के सरबराह मुसलमान थे, शिवाजी के तोपखाने के जो सरबराह थे वो मुसलमान थे और जब इस किस्म की बातें आने लगी और फिर शिवाजी ने जो है मस्जिदों को भी जागीरें दी, दरगाहों को भी जागीरें दी और ये सब जब चीज़ें आने लगी तो फिर वो जो शिवाजी को जो बतौर हथियार इस्तेमाल करने का जो सिलसिला था, वो सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया और अब जो है लोग शिवाजी राजा को जो है एक ज़्यादा जिसको कहते हैं अकोमोडेटिव उसमें देखते हैं, नज़रिए से देखते हैं और ये बताते हैं कि उनकी जो हुकूमत थी, उनकी हुकूमत में जो है कम्युनलिज़्म का जो है कोई दौर-दौरा नहीं था और उनके दौरे हुकूमत में जो है मुसलमानों को भी जो है बाइज़्ज़त तौर पर रहने का जो है हक हासिल था। तो इसमें बहुत ही सीधा साफ जो इशारा है जो आप बता रहे हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान की तरफ ही जाना पड़ेगा, हालात बीजेपी के हक में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आरजू साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि मेरी कोशिश रहती है कि जहां से खबर हो वहीं के जमीनी हालात जानने के लिए कुछ जानकार लोगों से मिला जाए, बात की जाए और आप तक पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।